पर्याप्त प्रशिक्षण के साथ कबूतर पिकासो और मोनेट के कार्यों के बीच अंतर किया जा सकता है। कौवे दर्पण में खुद को पहचान सकते हैं और जापान में एक विश्वविद्यालय परिसर में कौवे को जानबूझकर क्रॉसवॉक पर अखरोट छोड़ने के लिए जाना जाता है। क्या पक्षियों का दिमाग मनुष्य के दिमाग जैसा होता है? इस वीडियो में हम आपको इससे जुड़ी जानकारी देंगे, तो इतनी महत्वपूर्ण वीडियो के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही रोचक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कई पक्षी प्रजातियां अविश्वसनीय रूप से स्मार्ट है, फिर भी बुद्धिमान जानवरों के बीच पक्षी मस्तिष्क को अक्सर अधिक सम्मान नहीं मिलता है। साइंस में प्रकाशित पेपरों से पता चलता है कि पक्षियों के पास वास्तव में एक मस्तिष्क होता है जो पहले की तुलना में हमारे जटिल प्राइमेट अंग के समान होता है। वर्षों तक यह माना जाता रहा कि पक्षियों का मस्तिष्क कार्य में सीमित था क्योंकि इसमें नियोकॉर्टेक्स की कमी थी। स्तनधारियों में नियोकॉर्टेक्स मस्तिष्क की विशाल, विकसित रूप से आधुनिक बाहरी परत है जो जटिल अनुभूति और रचनात्मकता की अनुमति देती है और जो समग्र रूप से कशेरुकियों में अधिकांश बनती है, जिसे पैलियम कहा जाता है। नए निष्कर्षों से पता चलता है कि वास्तव में पक्षियों की मस्तिष्क संरचना अलग आकार लेने के बावजूद नियोकॉर्टेक्स के बराबर होती है। ये पता चला है कि सेलुलर स्तर पर मस्तिष्क क्षेत्र स्तनपायी कोर्टेक्स की तरह ही बना होता है, जो बताता है कि क्यों कई पक्षी उन्नत व्यवहार और क्षमताओं का प्रदर्शन करते हैं जो लंबे समय से वैज्ञानिकों को भ्रमित कर रहे हैं। हमें ये भी पता चला है कि कुछ पक्षी कुछ हद तक चेतना प्रदर्शित करते हैं। स्तनधारी कोर्टेक्स 6 परतों में व्यवस्थित होता है जिसमें न्यूरॉन्स ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जो क्षैतिज और लंबवत दोनों तरह से एक दूसरे के साथ संचार करते हैं। दूसरी ओर पक्षियों के मस्तिष्क को न्यूक्लियर नामक न्यूरॉन्स के अलग अलग संग्रह में व्यवस्थित माना जाता था, जिसमें पृष्ठीय वेंट्रिकुलर रिज या डीवीआर नामक क्षेत्र और वुलस्ट नामक एक एकल नाभिक शामिल था। नए शोध पत्रों में से एक में वरिष्ठ लेखक ओना गुंटुको, जर्मनी में रूहर यूनिवर्सिटी बोचुम के एक न्यूरोसाइंटिस्ट और उनके सहयोगियों ने डीवीआर के क्षेत्रों का विश्लेषण किया और ध्वनि और दृष्टि प्रसंस्करण में शामिल होंगे। ऐसा करने के लिए उन्होंने त्रि-आयामी ध्रुवीकृत प्रकाश इमेजिंग या 3D नामक एक तकनीक का उपयोग किया, एक प्रकाश आधारित माइक्रोस्कोपी तकनीक जिसका उपयोग मस्तिष्क के नमूनों में तंत्रिका तंतुओं को देखने के लिए किया जा सकता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि कबूतर और खलिहान उल्लू दोनों में इन मस्तिष्क क्षेत्रों का निर्माण हमारे नियोकॉर्टेक्स की तरह होता है, जिसमें परत और स्तंभ दोनों प्रकार के संगठन होते हैं और क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सेकेटरी दोनों के साथ। उन्होंने बायोसाइटिन ट्रेसिंग, तंत्रिका कोशिकाओं को धुंधला करने की एक तकनीक का उपयोग करके 3D निष्कर्षों की पुष्टि की। साइंटिफिक अमेरिकन लेख में गुंटुरकुन ने वर्णन किया है कि कैसे पक्षियों का मस्तिष्क आश्चर्यजनक संज्ञानात्मक क्षमताओं का प्रदर्शन करता है। उन्होंने बताया कि कुछ पक्षी प्रजातियां उपकरणों का प्रयोग करती है और खुद को दर्पण में पहचान सकती हैं। छोटे छोटे दिमाग आखिर इतनी बड़ी उपलब्धि कैसे हासिल कर लेते हैं? जर्मनी में रूहर यूनिवर्सिटी बोचुम में मेरी प्रयोगशाला में मेरे सहयोगियों और मैंने गर्ती, एक यूरेशियन मैगपाई को उसके घर के पिंजरे से बाहर निकाला, उसके सिर को कपड़े से ढक दिया और उसके गले के काले पंख पर एक छोटा पीला कागज का स्टिकर लगा दिया जो वो देख नहीं सकती थी। फिर हमने उसे एक बड़े दर्पण के साथ एक परीक्षण पिंजरे में रखा, उसे अकेला छोड़ दिया और मॉनिटर के माध्यम से उसका निरीक्षण करने के लिए पड़ोसी कमरे में चले गए। गर्ती ने सबसे पहले शीशे में देखा और तुरंत अपने गले को खुजलाकर या फर्श पर रगड़कर स्टिकर को जोर जोर से हटाने की कोशिश की। एक बार ऐसा करने के बाद उसने खुद को शांत करने के लिए आखिरी बार दर्पण में देखा। वानरों में इस तरह के व्यवहार को आत्म पहचान के प्रमाण के रूप में लिया जाता है। इससे पहले कभी किसी पक्षी में ऐसा नहीं देखा गया था। अब हम दावा कर सकते हैं कि यह स्तरित कोर्टिकल जैसा संगठन वास्तव में अधिकांश, यदि सभी नहीं, तो पक्षियों में संपूर्ण संवेदी अग्रमस्तिष्क की एक विशेषता है। अध्ययन के सह प्रमुख लेखक और रूहर यूनिवर्सिटी बोचुम में गंटूरकुन के सहयोगी मार्टिन स्टाचो कहते हैं, ऐसा नहीं है कि डीवीआर नियोकॉर्टेक्स है। वैंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी के न्यूरोसाइंटिस्ट सुजाना हरकुलानो हॉजल कहते हैं, जिन्होंने 2 नए पेपरों के साथ एक टिप्पणी लिखी थी और उनमें से किसी में भी शामिल नहीं थे, बल्कि स्तनधारियों में संपूर्ण पैलियम और पक्षियों में समान विकासात्मक उत्पत्ति और कनेक्टिविटी होती है और इसलिए दोनों वर्गों को समकक्ष संरचना माना जाना चाहिए। स्टैचू दिखाता है कि नंगी आंखों से जो दिखता है उसे मान लेना भ्रामक हो सकता है।
स्टैचो और उनके सहयोगियों का मानना है कि निष्कर्ष प्राचीन पशु मस्तिष्क विकास की एक झलक भी दर्शाते हैं। पक्षियों और स्तनधारियों का अंतिम सामान्य पूर्वज एक सरीसृप था जो लगभग 320 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर घूमता था, और टीम का मानना है कि इसका मस्तिष्क संभवतः उन दो वंश का अग्रदूत था जो विकास के माध्यम से अलग हो गए थे। स्टैचो कहते हैं, कोई नहीं जानता कि अंतिम सामान्य पूर्वज का मस्तिष्क वास्तव में कैसा दिखता था। संभवतः यह नियोकॉर्टेक्स या डीवीआर जैसा नहीं था, यह शायद इसके बीच का कुछ था। स्तनधारियों में 6 परत वाले नियोकॉर्टेक्स में विकसित हुआ और पक्षियों में वाल्स्ट और डीवीआर तक। जर्मनी में ट्यूबिंगन विश्वविद्यालय के एक समूह द्वारा अन्य नया पेपर पक्षियों के मस्तिष्क में और भी अधिक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ये सुझाव देता है कि पक्षियों में संवेदी चेतना व्यक्तिपरक अनुभवों की कुछ क्षमता होती है जिसमें वे संवेदी अनुभवों को याद करते हैं। लंबे समय से यह माना जाता रहा है कि चेतना स्मार्ट प्रीमेट्स अर्थात चिंपांजी, बोनोबोज और हम इंसानों के सेरेब्रल कोर्टेक्स में स्थानीयकृत होती है। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि कोवे के पास कम से कम संवेदी चेतना का एक अल्पविकसित रूप है। ट्यूबिंगन समूह के प्रयोग में 2 कैरियन कोवों को अपने व्यवहार का मार्गदर्शन करने के लिए पिछले अनुभव को याद करने के लिए प्रशिक्षित किया गया, तो वे एक परीक्षण चरण से गुजरे जिसमें 2.5 सेकंड बाद एक ग्रे वर्ग और उसके बाद एक लाल और नीला वर्ग दिखाई दे सकता था। इस अभ्यास में कोवों को प्रशिक्षित किया गया था कि यदि वे एक ग्रे वर्ग और फिर एक लाल वर्ग देखते हैं तो वे अपना सिर हिलाते हैं, और उन्होंने सीखा कि यदि वे एक ग्रे वर्ग और फिर एक नीला वर्ग देखते हैं तो अपना सिर नहीं हिलाते। जब पक्षियों ने कोई उत्तेजना नहीं देखी और उसके बाद एक रंगीन वर्ग दिखाई दिया तो क्रम उलट गया। नीले रंग ने उन्हें अपना सिर हिलाने का संकेत दिया और लाल ने उन्हें ऐसा न करने के लिए कहा। इसलिए रंगीन वर्गों का सही ढंग से जवाब देने के लिए कौवों को ये याद रखना था कि क्या उन्होंने पहले एक ग्रे देखा था या नहीं, जो कि पिछले व्यक्तिपरक अनुभव के बराबर है। प्रयोग के लिए ग्रे वर्ग को 6 अलग अलग तीव्रताओं में प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण था, जिसमें पक्षियों की धारणा की दहलीज भी शामिल थी। इस तरह मुख्य लेखक और न्यूरोबायोलॉजिस्ट एंड्रियास निडर और उनके सहयोगी इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि कौवे केवल उत्तेजनाओं के प्रति वातानुकूलित प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे, बल्कि इसके बजाय एक व्यक्तिपरक अनुभव प्राप्त कर रहे थे। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।